नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के नामों के बारे में कि भारत के नाम कैसे हैं, फिर उसकी स्थिति के बारे में, ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों तो समझिएगा, जैसे एक भारत का मैप बना हुआ है, ठीक, ये भारत का मैप है। हम बात करते हैं इसके नामों की, हम बात करेंगे किसके नामों की। तो जैसे इसके जो चर्चित नाम हैं वो क्या है, सबसे पहले अपन जो बोलते हैं क्या है, भारत। इसके अलावा बोलते हैं क्या, इंडिया। इसके अलावा क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। ठीक है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और इसके अलावा क्या कहते हैं, आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त। ये कुछ नाम हैं जिनसे हम क्या करते हैं, भारत को संबोधित करते हैं। सबसे पहले समझिएगा भारत। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो प्राचीन जमाने में जब अपन हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो प्राचीन जमाने में जो भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में भारत नाम का एक राजा हुआ। भारत नाम के राजा ने काफी एक विशाल बड़ा साम्राज्य को स्थापित किया। तो इस पूरे विशाल क्षेत्र को हम क्या कहते थे, भारत का देश कहते थे, और वहाँ के निवासियों को क्या कहते थे, भारतीय कहते थे। तो ऐसे ही जैसे जैसे उसका साम्राज्य और मजबूत होता चला गया तो इसका नाम बदल के क्या होने लगा, ये पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, भारत का देश या भारत देश। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप पढ़ेंगे क्या, आर्यावर्त। तो देखिएगा, जब आप पढ़ते हैं इंडस वैली, आप पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, जब आप पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, तो आप देखेंगे जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में इस पूरे उत्तर भारत में, ये पूरे क्षेत्र में क्या होगा, आर्य लोग आकर बढ़ते जाएंगे, अपनी कॉलोनी बसाते जाएंगे, है ना। पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से, फिर धीरे धीरे आके पूरे भारत में यहाँ पर बसते जाएंगे। तो जो संपूर्ण भारत रहता है उस जमाने का, वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। मतलब कि ये उत्तर भारत क्या कहलाएगा, आर्यावर्त कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझिएगा कि आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा। इसके अलावा आप देखेंगे क्या है, इंडिया नाम। तो आपको पता है इंडिया ये एक यूनानी वर्ड है। तो यूनान में क्या कहा जाता है, भारत को इंडिया कहा जाता है। यूनानी जो आए थे, जैसे सिकंदर हो गया, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, ये सब जो वहाँ से आए थे यूनान की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज जो आए थे, तो वो इस क्षेत्र को क्या कहता था, इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्या, हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, तो देखिए यहाँ से है एक सिंध नदी, यहाँ जो कि आपका तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र के पास है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास एक झील है जहाँ से निकलता है क्या, सिंधु नदी ऐसे यहाँ से जाती है और ये इस क्षेत्र की ओर चली जाती है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र प्राचीन भारत में क्या कहलाता था, सिंधु प्रदेश, यानी सिंधु का स्थल। ये जो है सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी और सिंधु नदी के चारों का जो क्षेत्र कहलाता था वो सिंधु प्रदेश कहलाता था। अब देखिए, जो अरब आक्रमणकारी आए हैं, मुस्लिम लोग, है ना, फारस के लोग, वो क्या करते थे, जैसे अपन पढ़े ना, सिंधु प्रदेश या सिंधुस्थान, है ना, या इसको कहा जाए सिंधुस्थान। तो जो अरब आक्रमणकारी हुए वो सा का उच्चारण किस में करते थे, हा में करते थे, और धा का उच्चारण किस में करते थे, दा में करते थे। ठीक है, उनका जो उच्चारण होता है, लहजा होता है, वो सा का उच्चारण हा कहते हैं और धा को क्या कहते थे, दा कहते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो सिंधु स्थान था उसको क्या कहा उन्होंने, हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान। तो धीरे धीरे ये नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये आप परिचित हो गए क्या, भारत के नामों के बारे में। ठीक है, पहला आप डालिएगा भारत का नाम। ठीक है, भारत का नाम। इसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक आएगा वह है क्या, आकृति। भारत की आकृति कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की आकृति कैसी है। तो आप देखेंगे भारत का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है, ऐसे आया है और ऐसे आया है, मतलब कि डायमंड शेप में है ना, डायमंड शेप में है, काइट शेप में है, यानी कि ये क्या है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत की आकृति पूछता है तो क्या होगा, ये चतुष्कोणीय होगी। ठीक है,
दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ लिया है क्या भारत के नाम और भारत की आकृति के बारे में। अब अगला टॉपिक अपन चर्चा करते हैं भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन। ठीक है, भारत की स्थिति ये कहाँ पर है। तो इसके लिए कुछ चीजें आप समझिएगा, इसके लिए कुछ चीजें समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है ना। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक ग्लोब बनाया है प्लास्टिक का, है ना। तो एक ग्लोब होता है, एक ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसे क्या नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, विषुवत रेखा। इसी को ही हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसका जो अन्य नाम से जाने जाने वाली है वह है क्या, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा क्या करती है, तो आप ये समझिएगा, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है वो ग्लोब को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ये कहलाता है क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत लाइन या इक्वेटर लाइन ग्लोब को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गए 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अगर अक्षांश रेखा की बात करूं तो देखिए 0 डिग्री से उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे करते हुए आपको क्या करेगी, 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। और इसी प्रकार दक्षिण में क्या होगी, आपको ऐसे 90 क्या मिलेंगी, अक्षांश रेखाएं। इस 0 डिग्री के उत्तर में जो स्थित है उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और नीचे वाले क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री की। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है इसको उत्तर भारत में क्या कहते हैं, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में क्या नाम दिया जाता है, कर। ठीक है, और यहाँ की जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा उसको क्या नाम दिया जाता है, मकर। ठीक है, कैंसर लाइन, ट्रॉपिकल लाइन और ठीक है कर्क लाइन और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए ये आपकी क्या हो गई, अक्षांश और देशांतर। इसी प्रकार आप समझिएगा ये आपका है क्या, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है क्या, देशांतर रेखा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, समझिएगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा चेक कर लीजिएगा, है ना। इसको हमने नाम क्या दिया गया है, देशांतर रेखा। ठीक है, तो ऐसे आपको कुल 180 देशांतर रेखाएं मिल जाएंगी। तो ये अक्षांश, ये देशांतर, यानी एक ही ग्लोब पर आपको क्या मिलेगा, अक्षांश और देशांतर रेखा मिलती है। यानी अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐसे आपको देशांतर रेखाएं देखने को मिलेगी, ऐसे आपको क्या होगा, देशांतर रेखाएं देखने को मिलेगी। अब बात उठती है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों बनाई गई। तो देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये सभी के सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। जितने भी प्रकार की आप रेखा पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, है ना, ये सभी के सभी क्या है, काल्पनिक रेखा। ये पृथ्वी पर नहीं है, ये ग्लोब पर बनाई गई। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाने का उद्देश्य ये था कि किसी भी स्थान का एग्जैक्ट पोजीशन आप ज्ञात कर सको। जैसे हम बोले भारत कहाँ है, ग्लोब पे कहाँ है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है ना, अपन को ये चीज नहीं पता। तो उत्तरी भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ यहाँ पर है। तो जो भारत यहाँ पर कहीं पर स्थित है वो किसी न किसी खास अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में होगा, खास अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है कि भारत की पोजीशन पता हो कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोला कि भारत यहाँ से यहाँ पर है, तो देखिए एक इसके सबसे दक्षिण में एक अक्षांश रेखा टच करके जाएगी और एक इसके उत्तर में अक्षांश रेखा टच करके जाएगी। ठीक है, तो देखिए तो भारत का ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, मुख्य भूमि को ये जो एक लाइन टच करके जाएगी, ये कितनी है
8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा, ये सबसे दक्षिण में इसको टच करके जाती है। और इसी प्रकार जो यहां पर से जो लाइन टच करके जाएगी वो कितनी रहेगी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये अक्षांश और ये अक्षांश रेखाओं के बीच में क्या है आपका भारत की पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, अंक के बाद अगर यहाँ पर कुछ ऐसे निशान बिंदु देखने को मिलता है तो इसको डिग्री पढ़ते हैं, और पहले अंक के बाद डिग्री के बाद अगर कुछ वैल्यू लिखी है तो उसको मिनट में पढ़ते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लिखा तो सेकंड में पढ़ते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और यहां से जो आपकी रेखा टच करके जाएगी इसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा से यहां से आप चेक टच करके जो रेखा जाएगी वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अगर आपसे बात करें भारत की स्थिति या फिर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में तो आप बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक जो भी एरिया है वो क्या कहलाएगा, भारत। मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ऐसे ऐसे आप 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, भारत। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई है भारत की मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका। अब आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप समूह। तो क्या ये भारत के नहीं है, ये भी तो भारत के हैं। तो भारत के हैं तो ये भी क्या है, भारत के अंदर काउंट होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वैसे क्या है, थोड़ी सी इस रेखा के नीचे चले जाते हैं, है ना, इस रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप का ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वहां से जो रेखा टच करके जाती है वह है कितनी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब आप समझिएगा, अगर बोलता है आपसे भारत का कुल अक्षांश और देशांतरी विस्तार बता दीजिए तो आप क्या बोलोगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। ठीक है, लेकिन अगर बोलता है भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार बताओ तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच का क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या पढ़ लिया, भारत के नाम पढ़ ली, भारत की आकृति पढ़ ली, भारत का स्थान पढ़ लिया। ठीक है, कि कहां पर भारत की पोजीशन है ये आपने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, जैसे कि आपको ये भारत दिख रहा है, ठीक है, भारत दिख रहा है, आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक की भारत की एक लंबाई होगी और पूरब से पश्चिम तक की आपकी भारत की लंबाई होगी, है ना। तो आप देखेंगे पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करूं तो ये कितनी होगी, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर लंबाई होगी क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर मैं बात करूं पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई की, तो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये है क्या, लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, लंबाई किलोमीटर में। अगर आपसे बोलता है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बता दो तो आप कितना बोलेंगे, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की अगर लंबाई पूछता है तो आप कितना बताएंगे, 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई क्या, भारत की लंबाई। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपके क्या है, ये कुछ देश हैं, है ना, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये आपका पूरा नेपाल है, ये आपका भूटान है ना, और वहाँ म्यांमार है। यहाँ पर आपका समुद्री क्षेत्र यानी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो अब समझिएगा,
अगर मैं यहाँ से ऐसे आपको क्या करूँ, बाउंड्रीज की लंबाई लूँ, यहाँ से बाउंड्रीज की लंबाई लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगी ये पूरा लंबाई, ये पूरी लंबाई, ये यहाँ तक। तो जो आपकी बनेगी क्या, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझिए यहाँ पर देखिएगा, स्थलीय सीमा, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्थलीय सीमा की, मतलब केवल और केवल जमीन से लगने वाली बाउंड्री की मैं बात करूं, उसकी लंबाई कितनी है। जब लंबाई चौड़ाई की बात चल रही तो मैं स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर लूं, तो ये हो जाएगा कितना, 15,200 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 15,200 किलोमीटर हो जाएगा क्या, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब अगर बात करें कि ये पूरा क्षेत्र क्या है, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, तो जो समुद्र का लगा हुआ क्षेत्र है उसकी हम तटीय सीमा की बात करें, ठीक है, तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई बात करें तो कितना है, तो अगर यहां से यहां तक की जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। अब जैसे मैंने बताया ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी भारत का हिस्सा है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है वो भी एक हिस्सा है। अगर कोई द्वीप है, द्वीप के चारों ओर क्या है, पानी है, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो ये भी क्या बनेगी, एक तरह की सीमा रेखा बनेगी। इसी प्रकार हर द्वीपों की, हर आइलैंड की जो भारत के अंदर है, उस आइलैंडों की सीमा को भी नाप लिया जाए तो भारत की अगर मैं बात करूं क्या, कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा ये कितनी बनती है, तो आप बोलेंगे कितना, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 60,516.6 किलोमीटर ये भारत की कुल तटीय सीमा है। मतलब ये वाली और द्वीपों की लंबाई सब काउंट कर ली जाएगी, उसकी पूरी बाउंड्रीज को काउंट कर लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर, केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, ये कुल तटीय सीमा है। अब देखिए ये तो इसमें शामिल है, अगर मैं इसको और इसको क्या करूं, जोड़ देता हूं, इसको और इसको जोड़ देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, हर तरह से कुल सीमा बन जाएगा, हर तरह से क्या बन जाएगा, कुल सीमा बन जाएगा। आप खुद जोड़ के देखिए, अगर मैं 15,200.0 को आपको किस में जोड़ दूं, 7516.6 से जोड़ता हूं, तो आप खुद देखिए कितना आएगा, 60, जीरो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 16, 5 और 2 7 आ जाएगा, 7 5 12 और ये कितना आ जाएगा, 22, ठीक है, तो ये आ गया कितना, 22। तो 22,716.6 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर ये भारत की कुल सीमा आ जाएगी टोटल, ठीक है दोस्तों। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई आपने देख लिया कि भारत की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण तक 3214, पूर्व से पश्चिम तक कितनी, 2933। भारत की स्थलीय सीमा 15,200, मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर और कुल सीमा कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। जितना भी डाटा मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो गया, अब अपन बात करते हैं, ये भारत की आकृति है, तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, मतलब इतना बड़ा जो भारत है आखिर उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर भारत का क्षेत्रफल की गणना की जाती है तो इसकी गणना कितनी होती है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। लंबाई किलोमीटर में, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है क्या भारत का, इतना क्षेत्रफल है। अब सोचिए अगर मैं सातों महाद्वीप की बात करूं, सातों महाद्वीप की अगर पूरी जमीन को अगर अपन 100% मान लें, पूरा का पूरा 100% मान लेते हैं, तो उस पूरी की पूरी 100% जमीन का भारत के पास कितना हिस्सा है। तो अगर आप क्षेत्रफल को पूरे विश्व की भूमि से कंपैरिजन करेंगे तो 2.42%, 2.42% क्या है, भारत के पास है। सातों महाद्वीप की जितनी भी जमीनें हैं, सब कुछ जितने भी प्रकार के पूरे विश्व में जमीन है,
उस 100% जमीन का कितना है 2.42%। ये इतना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत की बात करें तो भारत 7वां बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो भारत क्या है 7वां बड़ा देश है। अगर आप बात करोगे इससे बड़े देश कौन से हैं तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा क्या रूस आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका कनाडा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा चीन आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका आ जाएगा, पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा ब्राजील आ जाएगा, छठवें नंबर पे कौन आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, और सातवां देश आपका कौन हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा याद कर लीजिएगा। पूरी जमीन का 2.42% भारत के पास है। पूरे विश्व की पूरी जमीन का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हो गए 6 बड़े देश, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए इतना बड़ा क्षेत्रफल अगर भारत है तो इस पूरे के पूरे बड़े देश में जनसंख्या भी रहती है ना, जनसंख्या भी रहती है, पॉपुलेशन भी रहती है। तो इस जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितनी जनसंख्या है, भारत कितने नंबर पे आता है ये भी। तो देखिए 2011 की जो वार्षिक 10 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार 121.5 करोड़, ठीक है 121.5 करोड़ की जनसंख्या उस समय निवास करती थी भारत में 2011 में। लेकिन अगर वर्तमान का डाटा चाहिए तो वर्तमान में 135 करोड़ प्लस, यानी इससे ज्यादा ही लोग अपने भारत में रह रहे हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या भारत में पार कर चुकी है। अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है, सेकंड है। भाई पहला कौन है तो पहला चीन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन है। लेकिन इसी तरह अगर हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रही तो हम क्या करेंगे, चीन को पीछे छोड़ देंगे। तो दूसरे नंबर का कौन हो गया है अपना भारत। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या रहती है, पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसका भारत के पास कितना है, तो 17.4% जनसंख्या भारत पे निवास करती है। ठीक है, 17.4% क्या है भारत पे निवास करती है, या 17.5 कर लीजिए, 17.5%। इतना डाटा आपको याद रखना है जनसंख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब समझिएगा। जैसे आपको पता है यहाँ पर आपका क्या है नेपाल, यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र, जिस पर किसका कब्जा है, चीन का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, भूटान हो गया, ये आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, म्यांमार देश हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका क्या है, अफगानिस्तान कंट्री। ठीक है, ये आपके क्या है, भारत से लगे हुए देश। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रवाल भित्ति के द्वारा आपका एक श्रीलंका देश जुड़ा हुआ है। क्लियर है, समझिएगा। अब भारत के आसपास जो आप देश देख रहे हैं ये क्या है, भारत के राज्यों को टच करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। इसके पहले मैं आपको बाउंड्रीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी बाउंड्रीज पढ़ रहे थे, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। देखिए सबसे पहले अपन बात करें भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला है, ये क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है, तो वह है क्या, बांग्लादेश के साथ। इसकी सीमा रेखा बनती है वो कितनी है, 4096। ठीक है, इसके साथ जो सीमा रेखा बनती है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। ये सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, मतलब इसका मतलब समझिएगा, भारत के साथ आ रहे हैं, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर बनाता है। ठीक, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है क्या, पाकिस्तान।
पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा रेखा बनती है, तो आप देखिएगा 3323 किलोमीटर लंबी। 3323 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा बनता है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी 1947 में, ठीक है, 1947 में। अगर इसका डेट पूछता है तो 15 अगस्त ही मानिएगा ना, 15 अगस्त 1947 को ये बाउंड्री रेखा क्या है? लागू कर दी गई थी। तो रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा रेखा बनती है, ठीक। भारत और अफगानिस्तान के बीच की अगर बात की जाए तो आप समझिएगा ये पूरा क्षेत्र क्या है? POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और यहाँ वाला पूरा जो क्षेत्र है वो क्या? अक्साई चीन। तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और यही जो सीमा रेखा जो बनती थी अफगानिस्तान के साथ, उस पर कब्जा चल रहा है पाकिस्तान का। तो अब कहा जाए कि अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनती थी अभी तक, वो अब भारत के साथ ना बनकर पाकिस्तान के साथ बन रही है। लेकिन आप समझिएगा ये हिस्सा है तो भारत का ही। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनती है, तो कुछ पहाड़ी विवादों के कारण इसका जो सीमा रेखा है वो कहीं कहीं पे आपको 80 किलोमीटर देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे 106 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ बुक वाले बोलेंगे 80 किलोमीटर, कुछ में आपको 106 किलोमीटर देखने को मिलता है। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनती है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो कि 1896 में क्या किया गया था? डिसाइड की गई थी 1896 में। अब देखिए बात करें चीन की, तो यहाँ से आपका चीन यहाँ तक, फिर तो नेपाल है आपका, फिर यहाँ पर आपका टच करेगा, ये वाला पूरा क्षेत्र टच करेगा। तो चीन के साथ जितनी भी प्रकार की सीमा रेखा बनती है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो टोटल कितना बनेगा? चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है। चीन के साथ जो सीमा रेखा बन रही है वो 3488 किलोमीटर है। और चीन के साथ जो सीमा रेखा बन रही है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चाइना के बीच में जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े हिमालय के जो पर्वत लेख हैं, उन्हीं को ही अपन मैकमोहन रेखा मान लिए हैं। और इसका निर्धारण कब हुआ है? 1914 में, ठीक है। डोरंड रेखा 1896 में, और ये 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता, उसके तहत क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो पर्वतीय रेखा है, उसी को ही हमने क्या मान लिया था? भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा, ठीक है। तो यह है मैकमोहन रेखा। इसके बाद देखिए यहां पर देखेंगे तो आपका क्या है? भूटान। भूटान के साथ जो सीमा रेखा बन रही है 699 किलोमीटर बनती है, ठीक है। और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा बन रही है वो कितना बन रही है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर ये बनती है आपकी नेपाल के साथ। और म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा बनती है वो 1643 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा बन रही है वो कितनी बन रही है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा, ठीक है। म्यांमार जिसका पुराना नाम है क्या? बर्मा। ये भारत से ही अलग हुआ था 1936 में। तो देखिएगा नेपाल के साथ सीमा रेखा बन रही है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है 4096 किलोमीटर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान, जो कि अब किसके साथ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। चीन के साथ है 3488, नेपाल के साथ इतना है, ठीक है। श्रीलंका के साथ किसी भी प्रकार का जमीनी सीमा नहीं बनती, ठीक है, किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं बनती, इसके साथ जली सीमा बनती है। इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। इसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ने में बोरिंग लगता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।